नालंदा में अजय देवगन की रैली पर मचा बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 100 से ज्यादा लोग घायल। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस को जवाब, कहा कांग्रेस ने गरीबी नहीं गरीब हटाए, कांग्रेस खो चुकी है अपनी जमीन। मुलायम सिंह यादव ने कहा बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार, राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म। पीएल पुनिया ने साधा महेश शर्मा पर निशाना, बोले कल्चर्ड मिनिस्टर करते हैं अनकल्चर्ड बातें, पीएम भी सफाई दे आतंकवाद पर अपनी। पंजाब के राबा में पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों की हुई जीत, राज्य सरकार ने मानी मुआवजे की कई मांगे, आंदोलन के चलते रद्द हुई थी समझौता एक्सप्रेस। और गोपालगंज में खतरे से खेल रहे हैं लोग, रोजाना टूटे पुल से नदी करते हैं पार, प्रशासन नहीं ले रहा है कोई सुध। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निशा होटल पटना। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। बिहार चुनाव के मद्देनजर सियासत ज़्यादा राजनीति के चूल्हे पर सियासत के 56 भोग पका रहे हैं। इस 56 भोग में सब्जियों के साथ सियासी सलाद भी परोसा जा रहा है। इसके साथ में राजनीति के पापड़, मीठे में अचानक से उमड़ा हुआ प्यार और ठंडे में गरम गुस्सा होगा। और आखिर में खिचड़ी पकाई जा रही है कि कैसे बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए सरकार के चूल्हे में आग सुलगाई जाए। जी हां, मुलायम सिंह यादव का बीजेपी के लिए अचानक से उमड़ा हुआ प्यार यही दर्शाता है। एक समय में बीजेपी के कट्टर रहे मुलायम सिंह आज बीजेपी के गुण गा रहे हैं और अचानक मुलायम बीजेपी के लिए वाकई मुलायम दिखाई पड़ रहे हैं। आरक्षण क्या है? फायदा या फिर राजनीति का हिस्सा, या फिर पिछड़ेपन को मिलने वाला कानून का एकमात्र सहारा? मतलब कई है और मतलब बहुत ज्यादा है। आरक्षण जो सही मायने में पिछड़ों की रीढ़ है, वो आज वोटों की जुगाड़ बन चुका है। जुगाड़ भी ऐसी जो सियासत के सिंहासन की दौड़ में अव्वल बना दे। जुगाड़ ऐसी जो भला तो करती है, लेकिन उनका जो इस दौड़ का हिस्सा नहीं होते। राजनीति की दीवार कई नींव पर टिकी होती है, उसमें से एक है आरक्षण। आरक्षण से मतलब है विशेष पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन को दूर करने की एक कोशिश। इस कोशिश में यूं तो बुरा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इस आरक्षण को ही खेल खिलौना बना देती हैं। उनमें से एक है राजनीति। राजनीति का खेल ही ऐसा है जिसको समझ पाना मेरे और आपकी समझ से बाहर की बात है। कभी मंत्री जी नाराज हो जाते हैं तो मान मनव्वल का दौर शुरू हो जाता है, तो कभी समर्थन की बात हो जाती है। दिल दोस्ती और डिप्लोमेसी के खेल लगातार खेले जा रहे हैं। दिल दोस्ती और डिप्लोमेसी सच में अगर मंत्री जी नाराज हैं, तो सवाल ये है कि गुफ्तगू किस बात की, ये विवाद किस बात का, ये चर्चा किस बात की। जी हाँ, मंत्री जी यहाँ रिश्तों की पीपनी बजा रहे हैं तो विपक्ष भी ताली बजा रहा है। मकसद तो बस इतना है कि सरकार के दांत खट्टे किए जाएं। बिहार चुनाव के इस दौर में हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है और कोई अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए बड़े फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है।
कभी महागठबंधन में शामिल हुए एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने रिश्तेदारों से ऐसा मुंह मोड़ा कि सीधा बीजेपी के गोद में बैठने की तैयारी कर बैठे। मतलब साफ है कि राजनीति होगी, हर कीमत पर होगी। बीजेपी के पक्ष में बिहार में चुनावी हवा देखने का दावा करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने एक अहम बयान में कहा है कि बीजेपी ने आरक्षण का मुद्दा छेड़कर महागठबंधन को मजबूत कर दिया है। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा कि वो इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते थे, लेकिन आरक्षण वाले मामले से बीजेपी के खिलाफ बाजी पलट सकती है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी की लहर है। उनका कहना है कि मुलायम ने कहा कि बिहार में बीजेपी की लहर है। बीजेपी में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी हो गया है। साथ ही मुलायम ने नीतीश पर लालू यादव को धोखा देने का आरोप भी लगाया। मुलायम ने कहा कि नीतीश ने लालू को जेल भिजवाया, इसलिए लालू को नीतीश की मदद नहीं करनी चाहिए थी। वहीं अखिलेश की अपने पिता से कुछ अलग राय है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी हर 6 महीने पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा उठाकर फायदा लेने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक मुद्दा बिहार चुनाव में भुनाया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पता नहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद जी की क्या मजबूरी थी कि चारा घोटाला मामले में नीतीश ने उनको सजा दिलवाने के बावजूद वो उनके साथ जा खड़े हुए। मुलायम ने नीतीश को धोखेबाज बताते हुए कहा कि जनता परिवार को एकजुट करने में उन्होंने शुरुआत में तो सहयोग किया, पर बाद में धोखा दिया। फेरबदल और दल बदल की ये राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजनीति के इस खेल में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। यहाँ सियासत में कुछ भी संभव है, कभी भी कोई भी किसी तरफ जा सकता है। किसी के लिए भी कुछ भी कहना बहुत अजीब सा है। मुलायम सिंह यादव कहाँ तो पहले अपने समधी के साथ जा रहे थे, अचानक उन्होंने अपनी साइकिल वहाँ से उतारी और अलग खेमा बना लिया। तीसरा मोर्चा कई बार बना, कई बार उजड़ा, लेकिन कभी भी कामयाब ना हो सका। और इस बार भी मुलायम सिंह यादव बीजेपी के कट्टर माने जाने वाले अचानक बीजेपी का राग लापते नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि अब बीजेपी की जो सरकार जो है पूरे बहुमत से बिहार में आएगी और बनेगी। मेरे साथ इस पूरी चर्चा पे बात करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद हैं शंकर दत्त पंत। शंकर, पहली प्रतिक्रिया, किस तरीके से इस वक्त जो बयान आया है मुलायम सिंह यादव का, सपा मुखिया का, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है और किस और ले जाता है बिहार की राजनीति को? बिल्कुल, जो मुलायम सिंह यादव का यह बयान आया, कई मायनों में बयान जो है वो अहम माना जा रहा है, क्योंकि मारूफ जी चुनाव बिहार में बहुत चल ही रहे हैं। हालांकि पहले चरण का जो चुनाव बिहार में हो चुका है, इसी को चलते हुए अगर इस तरह का बयान आता है तो वाकई एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से एक हलचल है वो जरूर यहाँ पर मची होगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी से है उनकी करीबियां, मानसून सत्र के दौरान से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह ने मुलाकात की। और इसका उदाहरण भी हमें देखने को मिला जब मानसून सत्र चल रहा था, उस वक्त जब कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी तो मुलायम ने उस वक्त अपने जो आवाज है वो बुलंद की और कहा कि कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वहीं से कहीं ना कहीं एक संकेत मिलने शुरू हो गए थे। दूसरी चीज, बिहार में महागठबंधन का मुखिया मुलायम सिंह यादव को बनाया, जिस तरीके से उन्हें कम सीटें दी गई, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कन्नी काट ली, यानी कि वो साइड हो गए वहां से। उसमें भी ये कहा जा रहा था, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलायम सिंह की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और अब अहम
सवाल और अहम जो मुलायम सिंह ने एक बात कही है कि बिहार में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, यह कहीं ना कहीं उन्होंने एक भविष्यवाणी की है और बीजेपी के विकास को लेकर भी मुलायम सिंह खासे खुश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, उसको लेकर एक मैं कहूं अगर पूरी तरीके से एक संकेत, मुलायम सिंह भी इस चीज को जानते हैं कि मोदी हवा जिस तरीके से इलेक्शन में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में, इस चीज को कोई नहीं भुला सकता है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी को प्रेजेंट किया जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं उस चीज में सफल होती हुई भी नजर आ रही है। तो आगे की रणनीति के तौर पर मुलायम सिंह ने बयान दिया होगा। और दूसरी चीज, अपने समधी जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी कि शायद वो कहें कि हाँ, महागठबंधन में कुछ नेता हैं, महागठबंधन अच्छा काम कर रहा है, बिहार चुनाव में उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मुलायम सिंह यादव के मुंह से मैं कम सुनाई दी। ज्यादा उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी के कामों की लगातार वो तारीफ करते रहे हैं। लेकिन शंकर, ये बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता? कहाँ तो आप एक अलग धड़ा बना करके चुनावी मैदान में हैं, विजयी पताका फहराने की फिराक में हैं, वहाँ के नेता जो सपा के कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो बिहार की सत्ता की जो चाबी है वो हमारे हाथ में होगी और हम तय करेंगे बिहार का अगला जो राजनीतिक भविष्य। वही ऐसे दौर में, ऐसी बयानबाजी के बीच में सपा सुप्रीमो का ये बयान क्या लगता है कि कहाँ वो समधी के खिलाफ थे? आज उन्होंने अपने समधी का भी बचाव किया, बिल्कुल, बल्कि ये कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार ने ही उनको जेल भेजा था, आज वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, ये उन्होंने गलत किया। जबकि शंकर, अब तक जो बातें बार बार सामने आती रही कि नीतीश अगर लालू के साथ ना जाते तो नीतीश को ज्यादा फायदा होता। पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज जो है 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक अजीब सा बयान, और फिर उसी बीच बेटे जो है अखिलेश यादव, वो बिल्कुल अलग थ्योरी बता रहे हैं। तो ये किस तरीके की सियासत है, क्या समझा जा रहा है, और इससे मुलायम सिंह को यूपी में कौन सा माइलेज मिलने जा रहा है? देखिए, मुलायम सिंह यूपी की आपने बात की, तो यूपी में मुलायम सिंह भी इस चीज को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो मोदी के सहारे बीजेपी चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया जा रहा है हर चुनाव में। और कहीं ना कहीं जिसका मैं जिक्र लगातार करता आ रहा हूं कि जो सफलताएं लगातार बीजेपी को मिलती आ रही है, भारी बहुमत लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला है। एक मैं कह सकता हूं कि रणनीति हो सकती है मुलायम सिंह यादव की। जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ, लालू प्रसाद यादव को बचाते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था, तो दोनों ही तरफ से वो सेफ कॉर्नर लेकर चल रहे हैं। उन्हें पता है कि मुझे लालू प्रसाद यादव को भी नाराज नहीं करना है और बीजेपी को भी नाराज नहीं। तो यानी ये माना जाए कि अगर यूपी में चुनाव हुए तो सपा जो है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये अभी कहना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक संकेत अभी से जिस तरीके के लग रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलायम सिंह यादव मिले हैं। मॉनसून सत्र के दौरान लगातार जिस तरीके की उन्होंने संसद में कांग्रेस की निंदा की है, सुषमा स्वराज का बचाव किया, बचाव किया। और तीसरी तरफ मैं देखूं कि जिस तरीके से चुनाव में भी हमने देखा, जब महागठबंधन में मुखिया मुलायम सिंह यादव को बनाया था, उस वक्त कहीं ना कहीं जब रैली बिहार में हुई थी, महागठबंधन की रैली हुई थी, मुलायम सिंह यादव उसमें शामिल नहीं हुए थे। साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे कि हाँ, मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती है, सोनिया गांधी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर से ही मुलायम सिंह यादव की कुछ मंशा ऐसी रही होगी कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना है। वो तो बहाना था कि हमें सीटें कम मिली और हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, लिहाजा वो बाहर हुए फिर। लेकिन गाहे बगाए राजनीतिक गलियारों में ये बात सामने आती रही है। आरजेडी के जो नेता है वो कई बार हमारे इस चैनल पे खुलकर बात कर चुके हैं कि बीजेपी ने जो सीबीआई का जो तोता छोड़ा हुआ है, मुलायम सिंह यादव उससे डरे हुए हैं। कहीं शंकर, ये उसका असर तो नहीं कि लगातार वो पार्लियामेंट चलता है तो वहां पे सुषमा स्वराज का बचाव करते हैं, जबकि पूरा विपक्ष एक तरफ दिखाई देता है। फिर मुलायम सिंह यादव अपने समधी के साथ जाते हैं, फिर कहीं लगता है उस तोते का डर उनको सताता है और वो छोड़ करके अलग से गठबंधन बना लेते हैं। और अब ऐन इस वक्त पे जहां बिल्कुल बिहार में जो है गर्मजोशी है, राजनीतिक जो अपनी चरम पर है, वोट डाले जा चुके हैं पहले चरण के, ऐसे में ये बयान आ जाना, क्या लगता है कि उसका कुछ असर बिहार के लोगों पे, बिहार की राजनीति पे पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक संकेत तो बिहार के लोगों में गया है। और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव लगातार सवाल उठाते रहे हैं, निशाना साधते रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगातार वो कई बार पहले निशाना साधते रहे हैं, अचानक से बीजेपी के प्रति वो मुलायम हो गए हैं। और कहीं ना कहीं संकेत आगे जिस तरीके से आपने सीबीआई की बात की, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह भी इस चीज को जानते हैं कि हाँ, केंद्र में सरकार है एनडीए की, और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे जिस तरीके से जो बहुमत मिलता जा रहा है, और रैलियों की अगर हम बात करें बिहार
बिहार में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई हैं उसमें अपार भीड़ देखी गई, तो एक संकेत नजर आ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव इस दोस्ती को कहीं ना कहीं लंबे अरसे तक आगे तक ले जाना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी सोच है, इसके पीछे एक रणनीति होगी मुलायम सिंह यादव की। रणनीति होगी, लेकिन ये रणनीति कितनी कारगर होगी, कितनी सटीक होगी, कितना फायदा इनके कहने से बीजेपी को बिहार में मिलेगा और कितना सपा को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ एक मेहमान है, बीजेपी से हैं सुरेश तिवारी जी। सुरेश जी, आपका स्वागत है वल्लभ टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भविष्यवाणी की है कि आगे आने वाली जो सरकार है बिहार में वो बीजेपी की होगी और बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, मुलायम सिंह जी बहुत ही परिपक्व नेता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है जो भी लंबी दूरी की सोच है, उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो भी जो है इस समय कार्य कर रहे हैं या जो भी उनके बिहार प्रदेश में अपनी योजना से सफल होते जा रहे हैं, उसमें वो जुड़ने से उनको जो है मुलायम सिंह जी को फायदा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया और ये बहुत ही हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, लेकिन वही एक बात आपके लिए दुख की भी है कि आरजेडी और जेडीयू के नेता ये बयान देते रहे हैं और दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के पीछे जो सीबीआई का तोता बीजेपी ने छोड़ा हुआ है उसके डर की वजह से वो कभी सुषमा स्वराज का बचाव करते हैं, कभी लालू यादव का साथ छोड़ के अलग गठबंधन बना लेते हैं और आज तो पराकाष्ठा ये हुई कि उन्होंने आपकी जीत का ऐलान भी कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत ही देखिए अच्छी बात है। पहले भी मैंने कहा था मुलायम सिंह जी एक जमीनी नेता है और बीजेपी ने सीबीआई का तोता छोड़ दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कहीं नहीं है। ये जो है ये इन लोगों का एक भ्रामक प्रचार है और ये मनगढ़ंत है। कहीं पर भी सीबीआई का ऐसा कहीं कोई नहीं है। ये सत्य पे आधारित इन्होंने बयान दिया है, सत्य पर आधारित। लेकिन वही जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, वो इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हर 6 महीने में कोई ना कोई सांप्रदायिक मुद्दा गरमा देती है जिससे माहौल खराब हो जाता है। ये दोनों अलग कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। पिताजी कुछ कह रहे हैं और पुत्र कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने जो भी कहा है, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी अपनी जमीन बना हुआ है और ऐसा वो जो बयान दे रहे हैं हम उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं, जबकि माननीय मुलायम सिंह जी लगातार हम लोगों की जो है कार्यों को देख करके बड़े आह्लादित हैं और हम तारीफ कर रहे हैं। हम उनकी जो है काफी तारीफ करते हैं और उनके बयान की हम लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप शेर पढ़े तो मैं दाद दूं और मैं शेर पढ़ूं तो आप दाद दें। मेरे सहयोगी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं शंकर दत्त पंत, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शंकर। सुरेश जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक से जो मुलायम का है बीजेपी के प्रति, ये मुलायम अचानक कैसे हो गई? ये वही मुलायम सिंह है जो लगातार निशाना साधते रहे हैं। क्या ये माना जाए जब मानसून सत्र चल रहा था उस वक्त से कहीं ना कहीं नजदीकियां आ रही थी और जब महागठबंधन से मुलायम सिंह यादव अलग हुए उस वक्त यही कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुलायम सिंह जी एक बहुत परिपक्व जमीनी नेता है। उन्होंने जो है पहले भी हमारा साथ दिए थे और वो जो भी अच्छाई का अच्छाई देख करके कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। हम उनके इसलिए जो है उनकी बातों पे हम लोग बड़ा विश्वास भी अब कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी अच्छा को अच्छा कर रहे, और इसलिए हम लोग उनके बयानों को भी इस समय जो है बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मुलायम सिंह बीजेपी को लेके बहुत मुलायम हो गए और बीजेपी भी मुलायम साहब के इन बयानों को लेके बहुत गदगद है। क्या ये समझा जाए कि जो आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उनमें आप यानी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये हमारी पार्टी जो है रणनीति बनाती है, हम कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखते। आप पहले चरण का चुनाव हो चुका है बिहार में, सुरेश जी क्या लगता है? हम जीत रहे हैं और हमारा जो है प्रदेश में हमारा जो है सरकार बनेगा। जी जी शंकर। ठीक है सुरेश जी, मेरा एक सवाल और है। जो मुलायम सिंह यादव ने भविष्यवाणी कर दी है पहले ही कि ठीक है भारी बहुमत से बीजेपी बिहार में जीत रही, यानी एनडीए की बिहार में भारी जीत होने वाली है,
इस जो मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया, इसके पीछे मंशा आखिर क्या है? क्योंकि जो पुत्र अखिलेश यादव हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव खुद भी कई बार बीजेपी पर टारगेट पहले करते रहे हैं। अचानक से हृदय परिवर्तन का क्या मतलब समझा जाए? मैंने बहुत पहले भी कहा था कि माननीय मुलायम सिंह जी बहुत ही परिपक्व नेता है, वो अपनी सूझबूझ की हर जगह परिचित है। जी 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 जी। लेकिन आपको याद दिला दें कि जब दादरी कांड हुआ और उसके बाद फिर दोबारा एक और कांड हुआ, उस दोनों में के बाद मुलायम सिंह का यह बयान आया था कि हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे हमारी सरकार चली जाए। और वहीं पुत्र अखिलेश यादव ने बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को और उनके संपर्क में रहे लोगों को गिरफ्तार करवाया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी। जी देखिए, मुलायम सिंह जी के पहले भी मैंने आपसे कहा था कि वो समय समय पे हर एक अपने विचार रखते हैं। देखिए, उन्होंने अपना विचार रखा और उस विचार को हम लोग करते ही नहीं करते। देखिए, कोई भी होता है जो है, जहाँ पर भी वो प्रदेश के मुखिया है और वो अपने विचार रखते रहते हैं। जी सुरेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है वो कहीं बीजेपी लहर से डर गए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन्हें बखूबी पता है कि मोदी लहर पूरे देश में चल रही है, कहीं समाजवादी पार्टी का सुपड़ा ना साफ हो जाए उसमें। इसके ये मंशा तो नहीं है कहीं जो करीबियां हो रही हैं दोनों की? हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, पूरे देश में हम अपने परचम फैलाएंगे और आगे भी हम फैलाने जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य हर जगह है। समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। क्या उनके इस बयान का वहां के लोग, वहां की जनता, जो वोटर है, जो ईवीएम पर बटन दबा के आएगी, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा जी, बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो भी है वो समझदार लोग इस बात की तारीफ करते हैं जी। और मुलायम सिंह जी ने जो भी बयान दिए हैं, पढ़े लिखे वर्ग जो है उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया सुरेश तिवारी जी, आप गदगद हैं, आप बड़े संतुष्ट हैं कि मुलायम जी बहुत मुलायम हो गए और उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत भविष्यवाणी कर दी जिससे आपका कमल और आपके चेहरे दोनों खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी। शंकर, जिस तरीके से अभी पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की आपने देखी, क्या वाकई जो सवाल मैंने इनसे किया था कि बिहार में सपा का कुछ वजूद है, सपा की बातों का, सपा का क्या कोई कैडर है वहां पे कि लोग इतनी संजीदगी से ले पाएंगे मुलायम सिंह के इस बयान को? देखिए, इन्होंने प्रभाव तो हालांकि ये पड़ना ही है इसका, क्योंकि अचानक से, क्योंकि लोगों में जो संदेश एक तरह से जा रहा है वो यही जा रहा है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के कामों की उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ाई की है। जो विरोधी लगातार मोदी पर निशाना साधते थे, उनका ये कहना था कि लगातार अब तक की जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें विकास नहीं हुआ है, उस पर भी मुलायम सिंह यादव ने प्रतिक्रिया दी है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सोच जो बिहार के लोगों में बन गई थी उसको भी कहीं ना कहीं भुनाया होगा मुलायम सिंह यादव के इस बयान ने। दूसरी चीज इसमें ये मैं जोड़ दूं कि लगातार जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, अभी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे बीजेपी के नेता, उनका भी यही कहना था। अचानक से जिस तरीके से मैंने उनसे पूछा कि भाई मुलायम सिंह यादव बीजेपी में मुलायम कैसे हो गए, पहले निशाना बीजेपी पर अचानक से साधते रहे और एकदम से करीबी आने का क्या मतलब निकाला जाए, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाए। संकेत कहीं ना कहीं इसके नजर आ रहे थे। उन्हें भी बखूबी पता है इस चीज का। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, मोदी लहर का जिक्र किया, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी साथ लड़कर चुनाव लड़ेगी, ये पूरी रणनीति कहीं ना कहीं अभी से बननी हुई शुरू हो गई है। और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से मैंने कहा कि एक आगे तक इस दोस्ती को ले जाना चाहते हैं और क्या इससे फायदा होगा ये तो देखना दिलचस्प है। ये दिलचस्प है, लेकिन कहीं ना कहीं शंकर मुझे लगता है कि जिस तरीके का बयान सपा सुप्रीमो ने दिया है, उत्तर प्रदेश का जो एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो एक संप्रदाय है, जो अपने आप को मुलायम सिंह से जोड़ता है, और मुलायम सिंह उस चीज़ के लिए कई बार बदनाम भी हुए कि ये मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम सिंह है। तो अगर बीजेपी की इस तरीके की उन्होंने बढ़ाई की, कहीं लगता नहीं कि वो जो तबका इतना बड़ा है जिसके दम पर सपा आती रही और सरकार बनाती रही, वो इनसे छटक जाएगा, बिखर जाएगा? निश्चित तौर पर ये बात तो है ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से कई बार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर कई बार उन्होंने सवाल किए थे। जो उन्होंने दावे और वादे करते थे प्रधानमंत्री मोदी, उनको लेकर भी कई बार निशाना साधा गया। जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या तबका छिटकेगा उनसे, निश्चित तौर पर जो एक वोटर होते हैं वो एक खास तबके के वोटर होते हैं। जिस तरीके से यूपी में अगर मैं बात करूं, आज भी कई वोटर ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं। कितनी पार्टियां आ गई हैं, लेकिन परंपरागत वोट कभी खत्म नहीं होता है। अगर उस वक्त में उनके ही मुखिया इस तरह का बयान दे जो लंबे अरसे से प्रदेश में और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व उनका जो बेटे हैं अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं,
और नेगेटिव सोच, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई एक सोच जाएगी, लेकिन उतना नहीं कहा जा सकता। जो एक देश का पढ़ा लिखा तबका है वो इस चीज को समझता है, क्योंकि आगे की जो सोच है मुलायम सिंह यादव जाहिर तौर पर किस सोच के साथ उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, कुछ मंत्री नाराज जरूर होंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की प्रतिक्रिया यूपी से तो हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने जो लगातार ये कहा है कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर यह हो सकता है कि कुछ तबका उनसे नाराज हो, कुछ वोट जो है उनसे छिटके, लेकिन इसकी भी तैयारी मुलायम सिंह यादव ने बखूबी कर रखी हो। उसकी तैयारी भी मुलायम सिंह ने बखूबी कर ली होगी। हमारे लिए वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से यूपी की कोई भी घटना सीधा बिहार में जाकर के इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं वही नेता, वहीं सपा सुप्रीमो खुद बिहार में जाकर के बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिर मुलायम इतने मुलायम क्यों हुए और किस तरीके से उनका बनाया हुआ तीसरा मोर्चा हर बार बना और बिखरा और फिर बना और फिर बकरा। फिलहाल अभी लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप फिर हाजिर होंगे प्राइम टाइम में। चुनाव में आप ऐसी एक मजबूत स्थिर सरकार बनाइए जो बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करे, बिहार के नौजवान को बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके बिहार छोड़ करके जाना न पड़े। बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस चुनाव में आप वोट कीजिए, भारी मात्रा में वोट कीजिए। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बज गया है चुनावी बिगुल, छिड़ गई है जुबानी जंग। 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? कोई है अकेला तो कोई किसी के संग। केजरीवाल जी के निमंत्रण पर आए हैं। शह और मात के इस खेल में कौन रहेगा भारी और कौन मारेगा बाजी सारी। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आवाज सच की। समय की पुकार है, बदलनी सरकार है, सरकार है, सरकार है, सरकार है। ओ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, जंगल राज न आए इस बार। गरीब सहना अत्याचार, जन जन पाए अपना अधिकार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आप निर्णय कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा रह जाऊंगा, हर पल बिहार के साथ खड़ा रह जाऊंगा, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलूंगा, और मैं दिखा के रहूंगा कि हिंदुस्तान का बदलाव बिहार से शुरू हो रहा है। अब हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बदलना बिहार है, बिहार है, भाजपा इस बार है, इस बार है, इस बार है। बदलना बिहार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट देने जरूर आना इस बार। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। संसद की बात हो या चुनावी बिसार, सरकार की नीतियां हो या हो देश का विकास, आपसे जुड़े हर मुद्दे दिखाएंगे हम सिर्फ वल्लभ टीवी पर। आवाज सच। 2022 तक का अटल इरादा है, सबके सर पे छत होगा, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा है, ये मोदी जी का वादा। इस देश को आगे बढ़ाना है, बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए
हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। उठो जागो रोको ललकार चाहिए, भ्रष्टाचार ना तो अहंकार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बनते बिगड़ते समीकरण, सड़क से लेकर संसद तक, आंदोलन से सत्ता के गलियारों तक, सियासत की हर खबर पर पैनी नजर। देखिए ब्रजेश निगम के साथ सिर्फ वल्लभ टीवी पर। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। मुझे बताइए, किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि दो इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। हम हैं बिहारी, बस बिहार चाहिए, आपस में मेल जोल प्यार चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी। बदलिए सरकार, बदलिए बिहार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी। बिहार की जंग, क्या फिर चलेगा मोदी का जादू या लालू नीतीश मारेंगे बाजी? चुनावी समर में दिग्गजों ने झोंक दी है ताकत। किसकी होगी जीत, किसकी होगी मार? बिहार के चुनाव से हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सिर्फ वल्लभ टीवी पर, आवाज सच की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हम बात कर रहे थे मुलायम सिंह आखिर क्यों मुलायम हुए बीजेपी पर। शंकर मेरे साथ मौजूद हैं। शंकर, जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता थे बड़े खुश नजर आए, बड़े गदगद दिखाई दिए मुलायम सिंह के इस बयान के बाद, लेकिन क्या लगता है कि वाकई जो बयान है वो असर डालेगा? बहुत संक्षिप्त में देखिए, असर की जहां तक बात है ये तो बिहार की जनता को तय करना है। और कहीं ना कहीं मैं कहूं कि बीजेपी के लिए तो एक खुशी की बात होगी कि अचानक से मुलायम सिंह यादव का हृदय परिवर्तन और ये कहना कि बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता में एक सकारात्मक संदेश गया है और बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह यादव कितना लाभ ले पाते हैं बीजेपी के साथ। अगर उन्होंने बयानबाजी की है, अगर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम अच्छे हैं, एनडीए अच्छा काम कर रही है, इसका वो कितना फायदा ले पाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो। शंकर, फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम बात कर लेते हैं कि बिहार में और भी बहुत कुछ हो रहा है। मुलायम सिंह आए, बयान दिया, लेकिन इससे पहले भी मुलायम सिंह ने बहुत सारे काम किए। उन कामों में सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा जो संगठन बनाने की कोशिश की, तीसरा मोर्चा, उसकी क्या शक्ल रही, उसकी क्या हकीकत रही, वो क्यों नहीं पनप पाया और वो क्यों नहीं अब तक वजूद में आ पाया? बिहार चुनाव और चुनाव के इस दौर में हर पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो वहीं तीसरे मोर्चे की अगर बात करें, तीसरा मोर्चा बिहार चुनाव के साथ यूपी चुनाव के लिए भी अपना रास्ता साफ कर लेना चाहता है। तीसरे मोर्चे का इतिहास काफी पुराना है और इस इतिहास में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि आगे क्या होगा और आगे क्या होना है इस तीसरे मोर्चे की कवायद का।
भारतीय राजनीति में अगर किसी मोर्चे और उसके नेताओं की ईमानदारी भारी पड़ेगी तो वो वाम मोर्चा ही है। अपनी आर्थिक ईमानदारी का मजबूत आधार लिए वाम मोर्चा लगता है कि राजनीतिक गलती करने के लिए बना है। एक बार फिर वो उसी तीसरे मोर्चे को आगे बढ़ाने की दिशा में कोशिश करते दिख रहा है जैसा वो 1989 और 1996 में कर चुका है। दोनों बार गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों को साथ लाने का उसका आधार गैर कांग्रेसवाद रहा। हालांकि 1989 में उसने वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी के साथ समर्थन दिया था। 1996 आते आते वाम मोर्चा के सैद्धांतिक आधार में बदलाव आया और उसने गैर कांग्रेसवाद के साथ सांप्रदायिक विरोध का भी रास्ता अख्तियार किया और पहले देवेगौड़ा और बाद में इंद्र कुमार गुजराल की सरकारों को समर्थन दिया। इतना ही नहीं, वाम मोर्चे ने अपने सैद्धांतिक आधार को इतना प्रभावी बना दिया कि उसने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर एकत्रित हुए गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों की सरकार को कांग्रेस से समर्थन भी दिलवा दिया। तब वाम मोर्चे की तरफ से सीपीएम के महासचिव हरि किशन सिंह सुरजीत उस नई राजनीतिक सैद्धांतिकी के बड़े पैरोकार थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ होने लगा था। हालांकि 1995 की चंडीगढ़ कांग्रेस में तब के सीपीएम के प्रमुख सांसद सैफुद्दीन चौधरी ने कांग्रेस विरोध की बजाय कांग्रेस समर्थन की राजनीति अख्तियार करने की वकालत की थी। तब सीपीएम में उनकी राय का इतना विरोध हुआ कि अगले ही साल के आम चुनावों में सीपीएम ने उनका टिकट काट दिया। तीसरे मोर्चे के नाम पर बन रहे इस गठबंधन के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि मुलायम सिंह यादव और देवेगौड़ा पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। दोनों को अपने परिवार से बाहर कोई राजनीतिक प्रतिभा नहीं दिखती। दोनों वादा खिलाफी के लिए मशहूर हैं। मुलायम ने वाम मोर्चा को ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर ममता बनर्जी को भी धोखा दिया है। देवेगौड़ा तो उस बीजेपी को धोखा दे चुके हैं जिसके सहयोग से राज्य में उनके बेटे की सरकार चली। नीतीश कुमार तो पूरे 17 साल तक बीजेपी के साथ ही रहे हैं। वहीं नवीन पटनायक पूरे 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र की सरकार में सहयोगी रहे हैं। जयललिता घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी की दोस्त हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वाम मोर्चे के दिए सैद्धांतिक आधार पर बनने वाला ये तीसरा मोर्चा क्या भारतीय राजनीति में बदलाव ला पाएगा? अतीत के अनुभव तो इसका जवाब नकारात्मकता की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये मोर्चा बन ही गया तो क्या करेगा? दरअसल इस मोर्चे में शामिल दलों की पहली प्राथमिकता अपनी छोटी ताकत को फिलहाल बड़ी दिखाना और चुनावी मैदान में अपनी मौजूदा ताकत बढ़ाना है, ताकि आने वाली सरकार के साथ सौदेबाजी का मजबूत आधार मिल सके। महंगाई और कुशासन के चलते उपजे भ्रष्टाचार से त्राही त्राही कर रहे देश में माना जा रहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इस बार कमजोर होगा। उसका और तीसरे मोर्चे में शामिल दलों का आधार वोट बैंक तकरीबन समान माना जाता है। लिहाजा इन दलों को लगता है कि इस बार उनकी पौबारा हो जाएगी, इसलिए वे तीसरी बार एक होने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वाम मोर्चे की मजबूरी ये है कि वो फिलहाल सैद्धांतिक आधार भले ही देने की हैसियत रखता हो, हकीकत में उसका राजनीतिक आधार बेहद कमजोर हुआ है और उसे लगता है कि इस मोर्चे के जरिए उसे अपना खोया हुआ राजनीतिक आधार वापस लौटता नजर आ रहा है। इसलिए ये पूरी कवायद जारी है, लेकिन अतीत के 2 बार के अनुभव अच्छे नहीं रहे। इन दलों की आपसी लड़ाई या यूं कहें कि वर्चस्व की आपसी सिरफुटौवल ने इनका अपना खुद का नुकसान किया है। फिर इन दलों के नेताओं का आपसी ईगो भी इतना बड़ा है कि वो कब टकरा जाए कहना मुश्किल है। लिहाजा ये मोर्चा अगर चुनावी मोर्चे पर सफल भी रहे तो इसकी कामयाबी की गारंटी नहीं है। इस वजह से अगर देश के वोटर भी इस मोर्चे को लेकर हिचकने लगे तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए।
आशीष पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वल्लभ टीवी। जी हाँ, तीसरा मोर्चा जैसे किसी तीसरी दुनिया का कोई ख्वाब है जो कभी भी हकीकत में तब्दील ही नहीं हो सका। और इस बार बिहार में तो तीसरे मोर्चे के जो 7 के लोग थे वो कई अलग अलग मोर्चों में शामिल हो गए, लेकिन जो सपा सुप्रीमो हैं वो तो बड़े तबीयत से बोल रहे हैं और दिल खोल के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एक और मेहमान नाजिम खान, जेडीयू से हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर सपा सुप्रीमो के इस बयान के क्या मतलब निकाले जाएं और इस बयान का कितना असर आपको दिखता है। देखिए, ये बयान उनके हताशा भरे बयान है अगर कहा जाए, और इस बयान का बिहार की धरती पे बिल्कुल भी असर नहीं आएगा। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि इस बार भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे। नहीं, लेकिन ये जो बयान आया है, मुझे आप बताएं, समधी उनके आपके साथ हैं, जेडीयू के साथ बैठे हैं, ये भी पहले साथ थे, अब अलग आ गए। मुलायम का जो पूरा वजूद है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू जा करके इस वक्त जो टाइमिंग है वो बड़ी मायने रखती है कि इस वक्त सपा सुप्रीमो का ये बयान आ जाना, इसके पीछे मंशा क्या है? दरअसल जैसा कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी पकड़ बिल्कुल खो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। अब कुछ एक नई राजनीति वो उत्तर प्रदेश में जारी करना चाहते हैं और इसका ये एक स्टार्ट हम कह सकते हैं जी। लेकिन अगर कहा जाए बिहार की धरती पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। और रही बात रिश्तेदारी की, तो रिश्तेदारी तो पहले भी थी जब उन्होंने तीसरे मोर्चे में आने के बाद ये फैसला किया था कि हम अलग लड़ेंगे। तो तीसरा मोर्चा तो वजूद में आ ही नहीं पाया, 2 बार कोशिशें हुई, इतना बड़ा जमघट इकट्ठा होता रहा, लेकिन हर बार वो फ्लॉप शो साबित होता रहा। आप बने नाजिम साहब, मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान है फोन लाइन पे, चित्ररंजन गगन जी है, आरजेडी से है। चित्ररंजन जी, आपका स्वागत है वल्लभ टीवी पर। धन्यवाद जी। सपा सुप्रीमो का आज बयान आया है कि बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहना आपका? देखिए, अब तो बयान आप कर रहे हैं, तो बयान लखनऊ में बयान दिए हैं कि बिहार में भाजपा हारेगी जी। हाँ, अब ये तो पहले का बयान आप बता रहे हैं। लेकिन देखिए, हर आदमी राजनीतिक नजरिया जो होता है तो अपने अपने ढंग से उसको सोचता है, अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण करता है जी। हाँ, वो तो सोचने का अपना अलग अलग नजरिया होता है, ढंग होता है। अब मुलायम सिंह जी किस रूप में उसको देख रहे हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं जी। लेकिन इतना निश्चित है कि बिहार में जो कल चुनाव हुआ उसमें स्पष्ट हो गया कि जो स्थिति यहाँ पर महागठबंधन की है जी, कहीं भी एनडीए लड़ाई में नहीं है जी। और दिल्ली से भी बदतर स्थिति यहाँ होने वाली है, दिल्ली से भी बदतर स्थिति होने वाली है। चित्ररंजन जी, मुझे ये बताया, उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिस नीतीश ने लालू जी को जेल भेजा था, उनके साथ उनको नहीं जाना चाहिए था। देखिए, अभी जो सामने स्थिति है, देश को बचाने की स्थिति, समाजवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और गंगा जमुनी संस्कृति जो हमारी देश की रही है जी, इसका सवाल। इसलिए अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश बचेगा या देश को जो है तो फासिस्टों के हाथ में सौंप दिया जाए। देश की जो आज स्थिति है इसको पुनः क्या 1947 की स्थिति में वापस ले जाया जाए जी। तो आज सवाल यह नहीं है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी, बिहार में कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि जो जिस संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, क्या वह संविधान रहेगा या उसको समाप्त कर आरएसएस का जो विधान है उसको लागू किया जाएगा जी। मेरे इन सवालों को लेकर जी जो है तो नीतीश जी और लालू जी और दोनों चूंकि एक ही विचारधारा से निकले हुए हैं, एक ही विचारधारा है, एक ही आंदोलन से निकले हुए हैं, इसलिए राजनीतिक विचारधारा में बहुत कोई विशेष
फर्क नहीं है जी इन दोनों के बीच में जी, और इसलिए दोनों एक साथ हुए। दोनों एक साथ जुड़े हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव के इस बयान को बिहार की जनता कितनी संजीदगी से लेगी, कितना असर उनके इस बयान का होगा? अब देखिए, हर जो भी राजनीतिक दल है या राजनीतिक शक्ति है संभावनाओं की तलाश में लगी रहती है। मुलायम सिंह जी भी बिहार में संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन बिहार में स्पष्ट रूप से एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए। जी, तो तीसरा बीच में कोई विकल्प नहीं है, जनता तीसरी जगह किसी को ढूंढ नहीं रही। कहीं कुछ नहीं है, जी। वह तो स्पष्ट रेखा खींचा चुका है और कल के चुनाव में भी अब देखने को मिला। जी जी, कल के चुनाव में भी आपको देखने को मिला। लेकिन आखिर मुलायम सिंह यादव इस तरीके का बयान दे करके क्या दर्शाना चाहते हैं और क्या फायदा लेना चाहते हैं, या उनकी क्या मजबूरी है? नहीं, देखिए, मुलायम सिंह जी हम लोग के अभिभावक हैं जी, उनके नियत पर और नीति पर कभी भी शंका नहीं किया जा सकता जी, और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उसके लड़ने वालों एक मजबूत सेनापति के रूप में है जी, इसलिए उनके नियत और नीति पर कहीं हम शंका नहीं करते हैं जी। अब किसी परिस्थिति बस होता है, अपना अपना मूल्यांकन करने का ढंग होता है, बात करने का तरीका होता है, जी जी, इसलिए बहुत गंभीरता से हम लोग उस बात को नहीं ले रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया चित्तरंजन जी आपका पूरी बात रखने का। आप गंभीरता से उनके बयान को नहीं लेते और अभी भी आप समझते हैं कि उनके और आपके बीच में कहीं कोई खटास नहीं है और उनके इस बयान का बिहार में और बिहार की जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। नाजिम साहब, आपके पास वापस आता हूँ। वही सवाल कि जिस तरीके से आज मुलायम सिंह ने सिर्फ बयान ये नहीं दिया कि बीजेपी आ जाएगी, बल्कि साथ में बयान ये भी दिया कि नीतीश ने ही लालू जी को जेल भेजा था, तो लालू जी को उनके साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था। जी, देखिए, जो प्रोसेस रहे लालू जी के साथ वो एक प्रोसीजर रहा था, कानूनी प्रक्रिया थी जी, उसमें किसी पर्सनल व्यक्ति या किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं था जी। अब रही बात बयान की आती है, तो ये उनके अपने पर्सनल बयान है, वो क्या क्या कह सकते हैं, वो उनके समधी हैं, उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें अगर कहा जाए जनता दल यूनाइटेड का इसमें कोई लेना देना नहीं था। कानून सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है जी, और कानून का पालन हर एक व्यक्ति करता है, वो चाहे वो किसी पद पे हो। जी जी। लेकिन मुझे आप बता दें कि पिता जो है वो ये बयान देते हैं, बीजेपी के फेवर की बात करते हैं, वहीं पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो ये कहते हैं कि हर 6 महीने में उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई सांप्रदायिक घटना बीजेपी कराती रहती है ताकि माहौल बिगड़ा रहे। तो ये दोनों के दोनों जो बयान है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है। देखिए, नेताजी ने बिहार के बारे में तो एक कयास लगाया होगा कि भाई बीजेपी आ रही है, जबकि ये हकीकत कयास नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि थंबिंग मेजोरिटी से आ रही है। हकीकत से कहीं दूर है जी। कयास तो बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में भी लगाया था, लेकिन क्या हाशिए पे आई जी, ये देखिए जी। और मैं आपको कहूँगा कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे कि इतने जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से इतनी हर इलेक्शन में इतनी रैली करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जी। लेकिन उसके बाद दिन प्रतिदिन इनकी ख्याति प्रख्याति कम होती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है जी, क्योंकि इनके जो वादे हैं वो झूठे होते जा रहे हैं। जी, जनता सब जान चुकी है, जनता सब जान चुकी है। लेकिन मैं आप उस मुद्दे पे आऊं कि जो तीसरा मोर्चा है उसको लेकर के बार बार आप लोग जद्दोजहद करते रहे, एक कुंभा बनाते रहे, लेकिन कभी भी वजूद में नहीं आ सका। आखिर क्यों, क्या वजह रही? देखिए, तीसरा मोर्चा एक मोर्चा नहीं कहा जा सकता जी। तीसरा मोर्चा एक सोच है जी, एक वो सोच है जो इस देश में अमन और भाईचारे की ताकत लाना चाहती है। लेकिन उनके आपस में ही अमन और भाईचारा नहीं रहता, सबके अपनी इतनी महत्वाकांक्षाएं उनके कद से ज्यादा बढ़ी हैं कि वो कभी भी मेटेरियलाइज ही नहीं हो पाया। देखिए, कभी कभी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आखिर में ये सब एक परिवार के लोग हैं, मैं ये कहूँगा। ये परिवार तो पूरा आपका छिटका हुआ है। आज लालू जी और मुलायम जी अलग अलग है। आप लेफ्ट पार्टीज को देख लीजिए, वो अलग चुनावी मैदान में, आप एनसीपी को देख लीजिए वो अलग चुनावी मैदान में, आप अपनी पार्टी को देख लीजिए वो अलग है। तो ये जो विचार है, ये कैसा विचार है जो कभी एक मंच पे आता ही नहीं, कभी उसका वजूद अपने आप में खड़ा ही नहीं हो पाता।
और हर बार सिर्फ ये कहते हैं कि हम गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी एक मंच बनाएंगे और जनता को एक नया विकल्प देंगे। तो जब इन लोगों में ही इतना मतभेद है, इतना मनभेद है और इतनी सर फुटअव्वल है, तो विचार कैसा और कहाँ का विचार? देखिए, इलेक्शन की बात करें तो हो सकता है कि सारे अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें राष्ट्र को बनाने की तो सारे एक हैं। राष्ट्र को बनाने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें 67 साल से जो हमें जो मिला है और जो इस 1.5 साल में हमने देखा है, उसको फर्क को दिखाना पड़ेगा। नहीं, वो फर्क तो आप दिखा ही नहीं पाए। अगर आप वो फर्क दिखा पाते, वो एक वैचारिक एकता होती, तो आज बीजेपी जो है बिल्कुल थंबिंग मेजोरिटी से सत्ता में बैठी है, केंद्र में बैठी है, कई राज्य जो है वहां बैठी है, 3-3 बार आ चुकी है और पूरी तरीके से वो वजूद में है। तो वो आपका विचार कहीं पर भी नहीं है, धरातल पर भी नहीं है। अगर मैं आपको यही इसी बात पे कहूं कि अगर लोकसभा में भी कुछ ऐसा रहा कि बिल्कुल सब अलग अलग हो गए थे, इलेक्शन बिल्कुल उससे पहले फिर दोबारा फिर तीसरा मोर्चा उसके बाद ही गठन हुआ, क्योंकि वो ये सोच बनाई गई कि अगर हम अलग अलग होंगे तो इसका हाशिए पे आ जाएंगे। फिर एक लोग इकट्ठे हुए, सोच बनाई कि भले ही हम इलेक्शन अलग करें लेकिन हमारी सोच एक होना चाहिए, मेजोरिटी में हमें आना चाहिए। लाजिम साहब, यहाँ तो सोच में ही बहुत बड़ा फर्क है। मुलायम सिंह बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो उस धड़े की, उस दल की जीत की बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप मोर्चा बनाते रहे, जिसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, जिसको सत्ता में ना लाने के लिए आप तमाम तरीके की कवायद करते रहे। देखिए, उनके अपने विचार हैं। अब ये विचारों का तो कोई भी अपना कर सकता है, लेकिन अगर कहा जाए तो कहीं से कहीं तक बीजेपी और उनके अलायंस बिहार में नहीं है। महागठबंधन पूर्ण बहुमत से जीत रहा है और अच्छी लहर है हमारी। अच्छी लहर है आपकी, लेकिन आप ये देखें कि आपकी पार्टी का एक मंत्री रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसको फौरन बर्खास्त कर दिया जाता है, और वो भी इस चुनावी बेला में। ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हाँ आपकी लहर बह रही है, आप तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे। ये क्या फॉर्मूला है, आप किस बिना पे कह रहे हैं? देखिए, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो जांच है, जो कानूनी प्रक्रिया वो चल रही है और जो चलती रहेगी। दूसरी बात ये कि जैसे ही हमें लगा, हमारे नेता को लगा कि ऐसी कुछ है, तो उन्होंने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। तभी आपके नेता ने आज बयान दे दिया कि हमने तो जैसे ही हमें पता लगा और हमने फौरन उसको बर्खास्त भी कर दिया और उससे इस्तीफा भी ले लिया। वहीं बीजेपी जो है, जो उनके जो नेता है 2 करोड़ रुपए लेते पकड़े जाते हैं, उसके बावजूद भी वो मंत्री पद पर है। अब ऐसे तो आपकी एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो 2-2, 3-3 इलेक्शन लड़ती हैं, अलग अलग डिग्रियों पे लड़ती हैं। फर्जी, कौन सी फर्जी है कौन सी असली है ये तो हमें भी नहीं मालूम, ये तो वो खुद ही बता सकती हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, लेकिन वो अपनी झूठ पे कायम रहते हैं। लेकिन हमारे नेता में ये गुण है कि अगर लगता है कि कोई चीज़ सामने आई है तो तुरंत हमें एक्शन लेना चाहिए। आपकी पार्टी को और आपके नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मुलायम सिंह क्या कह जाएं। आपकी पार्टी को और आपके नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उनके मंत्री रिश्वत लेते पकड़े जाएं। आपकी पार्टी को और आपके नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एक आला अधिकारी को सरेआम गोली मार दी जाए। आपकी पार्टी को और आपके नेता को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रत्याशी के घर में हथियारबंद बदमाश घुस जाए और उसको घायल कर जाए और लाखों रुपए की लूट कर जाए। फिर भी आपकी लहर है? बिल्कुल लहर है, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि किसी व्यक्ति विशेष की घटना है, किसी पार्टी की नहीं है, पार्टी की सोच कहीं इससे ऊपर है, कहीं अलग है, ये अगर कोई व्यक्ति करता है, इसमें पार्टी, वो व्यक्ति पार्टी से जुड़ा है, वो व्यक्ति आपकी पार्टी का में है, वो व्यक्ति आपकी सत्ता में है, वो व्यक्ति मंत्री पद पर है, तो उनको तुरंत हमारे सीएम नीतीश जी ने बर्खास्त कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है और ये बहुत बड़ी बात है नहीं तो लोगों के ऊपर, बहुत से नेताओं के ऊपर इल्ज़ाम तो लगते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम इसकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने बिना समय गवाए इस
एक्शन में महारत हासिल करी जी। और रही बात ये, किसी कोई व्यक्ति अगर करता है तो जाहिर सी बात है कानून है, कानून की प्रक्रिया होती है, चलती रहेगी और जो दंडित होगा उसको दंड दिया जाएगा। ये तो कानून। पहले चरण का मतदान हो गया नाजिम साहब, और पहले चरण में जो जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खास तौर के जो नक्सली प्रभावित एरिया था अलौली, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वोट पड़े। उसके बाद अब जो बाकी चरण है, कहा जाता है कि पहला चरण जिसके फेवर में गया वो बाकी चरण उसी के फेवर में जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये पहला चरण का मतदान किसके फेवर में गया? बिल्कुल हमारे फेवर में गया है, महागठबंधन के फेवर में गया है, खासकर जेडीयू के फेवर में गया है। जी जी। और यही जो फेवर है, यही जो प्रतिशत है पूरे बिहार में जाएगा जी। और देखिएगा कि एक बड़े मार्जिन से महागठबंधन उभर के आएगा। चलिए नाजिम साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी इस बात पे कायम रहिए। देखते हैं कि 8 नवंबर के बाद क्या होने वाला है। नेता जो है अपनी बात पे अड़े हैं। मुलायम सिंह यादव जो असल में नेताजी कहे जाते हैं, सपा सुप्रीमो हैं, वो अपनी बात कह के निकल गए और छोड़ गए बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा। ये बात उनकी कितनी सटीक और कितनी सही होगी वो तो जनता बता देगी, लेकिन चर्चा उन्होंने गर्म कर दी, हवा उन्होंने गर्म कर दी। लेकिन हमारे पास चलते चलते में कुछ और है आपके पास, आप जरा उसे देखिए।